शुरुआत करेंगे हम आज के न्यूज़पेपर की इंडिया के मैप के साथ में। आज का हमारा स्टेट है पंजाब। पंजाब का मैप आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी बाउंड्रीज़। यदि हम स्टेट की बात करें ना, ऊपर तरफ ये शेयर करता अपनी बाउंड्री जम्मू और कश्मीर के साथ में, जो कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं। फिर अपनी बाउंड्री को शेयर करता है ये हिमाचल प्रदेश के साथ में, इसके बाद हरियाणा और फिर लास्ट में राजस्थान। अब यदि हम इसके पश्चिमी हिस्से की तरफ देखें तो ये अपनी जो बाउंड्री है ना, ये वाली जो बाउंड्री है ये अपनी पाकिस्तान के साथ में शेयर करता है। अब इस मैप के अनुसार यदि हम मेन रिवर की बात करें तो एक जो रिवर आप देख रहे हैं ये सतलज रिवर है। दूसरी जो रिवर है इसकी थोड़ी थोड़ी बाउंड्री को टच करते हुए रावी नदी यहाँ से इस प्रकार से गुजरती है ऊपर तरफ में। और कौन कौन सी मेन सिटी यहाँ पर है तो देखिए, ये है अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और ये है चंडीगढ़। पटियाला नीचे तरफ है हरियाणा के पास में, और ये है भटिंडा। और यदि हम पार्टिकुलर ज़िलों की बात करें ना कि कौन कौन से ज़िले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ में टच करते हैं, तो ये है देखिए थोड़ा सा एरिया ऊपर तरफ में पठानकोट, ये पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। उसके नीचे पड़ता है गुरुदासपुर ज़िला। उसके बाद पड़ता है अमृतसर ज़िला जो कि पाकिस्तान से टच करता है। इसके बाद है तरन तारन साहब। उसके नीचे में है फिरोजपुर। फिरोजपुर के बाद अपनी बाउंड्री को शेयर करता है फाजिल्का। इस प्रकार से ये जो ज़िले हैं वो पाकिस्तान के साथ में लगे हुए हैं। और इसकी राजधानी ये है यहाँ पर, इसके पूर्वी हिस्से में पड़ती है। इसके बाद हम न्यूज़ देखने वाले हैं फ्रंट पेज से। एक संगठन या फिर संस्था आप कह सकते हैं जिसको थिंक टैंक कहा जाता है, इसने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे देश में बेरोज़गारी की दर बढ़ी है या फिर कितने ज़्यादा लोग हमारे जो है आर्थिक गतिविधियों से कम हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि थिंक टैंक क्या होता है। थिंक टैंक एक प्रकार से एक ग्रुप होता है जिसमें कई सारे एक्सपर्ट रहते हैं जो कि आपस में मिलते हैं और कुछ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एडवाइस है, सजेशन है, आइडिया। किसी पार्टिकुलर सोशल इशू हो सकता है, पॉलिटिकल इशू हो सकता है, या फिर इकोनॉमिक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या फिर इशू में ये अपनी एडवाइस को जाहिर करते हैं। इसी प्रकार का एक थिंक टैंक है जिसने एक स्टडी की है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं इस थिंक टैंक के बारे में, CMIE के बारे में। ये क्या चीज़ है और इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये एक प्रकार की ऐसी कंपनी है जो कि बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में, और एक प्रकार से ये स्वतंत्र है, सरकार के अधीन ये काम नहीं करती है, इंडिपेंडेंस रूप से जानकारी को प्रोवाइड करती है। इसके लिए हम इसके डेटा के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या जानकारी इसके द्वारा हमको मिलती है। तो ये हमें प्रोवाइड करती है इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंज्यूमर कौन कौन रहेगा इसका, ये रहते हैं गवर्नमेंट, एकेडमिया, फाइनेंशियल मार्केट, बिजनेस इंटरप्राइजेस, प्रोफेशनल्स और मीडिया। ये सारे लोगों को बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब CMIE क्या क्या चीज़ को प्रोड्यूस करती है, इकोनॉमिक और बिजनेस से रिलेटेड डेटाबेस को तैयार करती है। ठीक है, उसको डेवलप करेगी, स्पेशलाइज्ड एनालिटिकल टूल को, इनको भी डेवलप करने का काम ये करती है। अब ये एनालिटिकल मतलब एनालिसिस क्यों करती है, इसके लिए टूल्स को क्यों तैयार करती है, ताकि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना वो इसको कस्टमरों को पहुंच सके, और फिर कस्टमर जो कठिन से कठिन चीज़ें हैं जिसको निर्णय लेने में उनको प्रॉब्लम जा रही हैं, वो निर्णय भी वो आसानी से ले सकें।
अब हम बात करते हैं कि किस किस प्रकार से ये डेटा को कलेक्ट करती, जैसे कि ये इसके द्वारा बड़े बड़े सर्वे कराए जाते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड की इनकम का पता लगाया जाता है कि हाउस होल्ड की इनकम कितनी है। दूसरी बात यह है उनकी स्पेंडिंग का पैटर्न किस प्रकार से है और सेविंग किस प्रकार से पब्लिक कर रही है। ठीक है, और ये यूनिक मॉनिटरिंग को रन करती है। ठीक है, ताकि न्यू जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैं वो किस प्रकार से चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग हो सके। अब यदि हम बात करें कंपनी प्राइवेट है या सरकारी, तो कंपनी प्राइवेट है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ में ये कहा गया है कि जॉब लॉसेस जो हुई है वो भविष्यवाणी करती है कि आने वाले टाइम में हमारी जो इकोनॉमी है ना उसकी कंडीशन ख़राब रहने वाली है। ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। CMIE की रिपोर्ट है। अप्रैल का जो लेबर पार्टिसिपेशन रहा था वो बिल्कुल लोअर रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहना है। अब यदि हम तुलना कर लेना पिछले मार्च 2020 के साथ में, तो इस बार लोग जो है ना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं जीडीपी में। जीडीपी में कितना लेबर फोर्स लगा हुआ है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को काम करने के लिए, तो वो बहुत ही कम लोग लगे हुए थे अप्रैल को यदि हम देखें तो। दूसरी बात यह है डिमांड बिल्कुल कम रही है। इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगा। दूसरी बात यह है कि जो सैलराइड क्लास है ना, ये लोगों की तक जो है इनकम श्रिंक हुई है। इनकी जो रियल इनकम है वो घटी है। इसी के चलते जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग खरीदने से हाथ पीछे करेंगे। कोई भी व्यक्ति हो अपनी जो खरीदारी है ना उसको तुरंत कम कर देता है जैसे ही उसकी कमाई पर असर पड़ता है। तो इससे इकोनॉमी में जो डिमांड है वो घट जाएगी और इससे और भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होने वाला है। अब आगे इस संस्था का ऐसा कहना है कि पिछले साल देखो लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन खुल भी गया था। इसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह थी उन्होंने सब काम धाम अपना चालू कर दिया था। लेकिन फिर से बाद जब सेकेंड वेव आती है इसके चलते और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें ना तो मार्च में 6.5% था जो कि बढ़कर के अप्रैल में 8% हो गया है। अब हम बात करते हैं लेबर के पार्टिसिपेशन की क्या रेट रही है, क्या दर रही है। देखिए LPR रेट वाज 40% इन अप्रैल। ठीक है, और यदि हम अप्रैल 2020 के पहले का डेटा देखें ना तो अभी जो दिखाया जा रहा है वो 2% कम है। जबकि ये जो लेबर का पार्टिसिपेशन है ना जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा हमारी इकोनॉमी में, इसका मतलब ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम धाम में लगे हुए हैं, बेरोजगार नहीं हैं। अब यदि हम बात करें ना कि केवल इनकम पर ही इसका असर पड़ा है, नहीं, हमारे मानसिक कंडीशन पर भी इसका असर पड़ता है। ठीक है, यदि हम कंपेयर कर लेना कि पिछले साल की तुलना में तो 90% ऐसी फैमिली का कहना है कि हमारी जो इनकम है वो कम हुई है। मतलब रियल इनकम जिसको एडजस्टेड किया जाता है फॉर इन्फ्लेशन को मिला के। दूसरी बात यह है हमारी डोमेस्टिक डिमांड कितनी है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि हमारे देश में डिमांड कितनी ज़्यादा है, लोग कितनी ज़्यादा ख़रीदारी करने के लिए तैयार हैं, कितना उनके पास उनके हाथ में पैसा है। अब हम बात करते हैं जॉब लॉस्ट वाली कंडीशन। देखिए इसमें बताया गया है कि अप्रैल वाले जो मंथ है ना इसमें 3.4 मिलियन जॉब लॉस्ट हुई है। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, 2019-20 के दौरान 85.9 मिलियन सैलरी पाने वाले लोग थे, सैलरीड जॉब थी।
लेकिन अप्रैल 2021 में ये डाटा कम होकर के 73.3 मिलियन हो गया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा है। इसके बाद दूसरी खबर हम फ्रंट पेज से देखेंगे ना, तो वो है नारदा केस से रिलेटेड। फ्रंट पेज में ही आप देख रहे हैं ना, टीएमसी के कई सारे कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ली है। तो ये आखिर केस क्या था, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए 2016 की बात है, विधानसभा चुनाव होने से पहले नारदा न्यूज़ के एक सीईओ हैं मैथ्यू सैमुअल ने एक वीडियो जारी करके बंगाल की राजनीति में बिल्कुल हलचल मचा दिया था। अब वीडियो में क्या बताया गया है, टीएमसी कांग्रेस के जो 7 सांसद हैं ना, 3 मंत्री भी हैं और कोलकाता नगर निगम के मेयर शोभन चटर्जी भी, ये सब लोग साथ में कैमरा के सामने रिश्वत लेकर के एक फर्जी कंपनी को उसके कारोबार में मदद करने का भरोसा दिलवा रहे हैं। ऐसा वीडियो उन्होंने जारी किया था। और जो फर्जी कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर रिश्वत देने वाला कोई व्यक्ति और नहीं था, मैथ्यू सैमुअल ही थे। ये था पूरा केस। इसी के चलते चलते सीबीआई फिर इनके पीछे पड़ गई है। अब देखिए इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पंजाब स्टेट से। पंजाब का हम मैप देख चुके हैं, वहाँ की कुछ कुछ नदियाँ, मेन सिटी, कौन कौन से ज़िले पाकिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, ये चीज़ें हम देखे हैं। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को। अभी देखिए हाल ही में पंजाब में एक नया ज़िला बना है, तो इसी को लेकर के योगी नाथ जो है ना, उन्होंने एक कमेंट किया था। वो बात भी हम देखेंगे। कौन सा ज़िला बना है, किस प्रकार से ज़िले बनाए जाते हैं, क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई रोल रहता है, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। देखिए मालेर कोटला जो है अभी अभी बना है 23वें नंबर का ज़िला पंजाब में। इसी से रिलेटेड एक स्टडी टाइप की है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके मन में भी उठते हैं और आपको इन सारी चीज़ों का आंसर पता भी होना चाहिए। जैसे कि कितनी तारीख को ये बनाया गया, कौन से नंबर का, और ये ज़िला बना है। 14 मई को पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने डिक्लेयर किया था मालेर कोटला को 23वें नंबर का ज़िला पंजाब का। इसके बाद योगी ने क्या कहा, योगी का कहना था कि इस प्रकार के ये जो ज़िला बनाए जा रहे हैं ना, ये कांग्रेस की पुरानी मानसिकता की याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस लोगों को डिवाइड करने का काम करती थी। दूसरी बात यह है कि इसको ना, जिस प्रकार से उन्होंने ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी टाउन किया कहा था, उसी के ऊपर उन्होंने ये वाली बात को कमेंट कहा था। लेकिन इस प्रकार के कमेंट से हमको बचना चाहिए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। इसके बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 5 क्या कहता है। तो पंजाब का जो सेक्शन 5 है ना, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887, इसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें क्या बात बताई गई है, इसमें बात बताई गई है कि पंजाब की सरकार एक नोटिफिकेशन के द्वारा लिमिट को तय कर सकती है, उसको कम या ज़्यादा कर सकती है। तहसील हो, डिस्ट्रिक्ट हो या फिर डिवीज़न, ठीक है, ये कर सकती है जिसमें स्टेट जो है डिवाइडेड हुआ है। तो एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर इस एक्ट के द्वारा प्राप्त हुई है। दूसरी बात यह है, यदि हम बात करें कि किस प्रकार से कोई ज़िला की नक्काशी होती या फिर तैयार किया जाता है, आखिर कौन कौन से चीज़ें हैं इस पर आधारित, तो देखिए यदि हमको कोई नया ज़िला बनाना है या फिर उस ज़िले को एबॉलिश करना है, ठीक है, एक्सिस्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी से है उसको, तो इसके लिए पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है। अब यदि हम साधन की बात करना है ना, कि कौन कौन सी मेथड के द्वारा वो ज़िले को बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं, तो इसके लिए 2 मेथड है। पहली बात तो ये है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा या फिर एक लॉ पास करके स्टेट असेंबली में। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास करके सिंपली इशू कर दिया जाता है एक तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में। सबसे ज़्यादा
राज्य सरकारें इसी का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट बनाने से आखिर फ़ायदा होगा क्या? देखिए, डिस्ट्रिक्ट बनाने से क्या होता है ना, वो जो पार्टिकुलर एरिया है, ज़िला, अब उसका साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने से वहाँ पर सरकार को कामकाज या फिर रोज योजनाओं को लागू करने में बहुत आसानी जाती है। इसी के चक्कर में नए ज़िले बनाए जाते हैं। और दूसरी बात यह है, अब पैसा भी उस ज़िले को पर्याप्त मिलने लगेगा। ठीक है, क्या ऐसा कोई अपवाद भी रहा है? ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, पावर तो है, हम ये कह दिए हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंडीशन रहती है जिसके कारण से ये जो काम है ना, इसको आपको हेल्ड करना पड़ेगा। जैसे कि, ठीक है, यदि कोई सेंसस ऑपरेटिंग किया जा रही है, यदि कोई जनगणना हो रही है, तो उस दौरान आप नए ज़िले को नहीं बना सकते हैं या फिर नए ज़िले को आप मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है, डीलिमिटेशन एक्सरसाइजेस ऑफ लोकसभा या फिर विधानसभा कंस्टिट्यूंसीज। इस दौरान भी आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। अब यदि आपके मन में क्वेश्चन ऐसा आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल हो सकता है क्या? तो देखिए, सेंटर हैज़ नो रोल टू प्ले इन द अल्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट और क्रिएशन ऑफ ए न्यू वंस। ठीक है, या किसी ज़िला को मर्ज किया जा रहा है या किसी ज़िले को नया ज़िला बनाया जा रहा है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता। लेकिन इसमें एक बात हमें ध्यान रखना है, जो होम मिनिस्ट्री है ना, वो थोड़ा पिक्चर में आती है। जबकि यदि स्टेट वहाँ चाहता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज किया जाए या फिर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया जाए, तो उस समय में थोड़ा होम मिनिस्ट्री की भूमिका रहती है, ऐसा इसमें बात बताया गया। दूसरी बात यह है, स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट भेजी जाती है अदर डिपार्टमेंट के लिए, एजेंसी के लिए, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, साइंसेस एंड रेलवे मिनिस्ट्री सीकिंग क्लियरेंस। अब हम बात कर लेते हैं करेंटली अभी डिस्ट्रिक्ट की क्या स्थिति है हमारे इंडिया में। 2011 की जनगणना यदि हम देखें ना, तो उसमें बताया गया है कि उस टाइम में हमारे देश में, भारत में 593 ज़िले थे। इसमें बात ये भी सामने आई थी कि 2001 से लेकर 2011 तक राज्यों ने 46 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए थे। अब चूँकि अगली जो जनगणना है अभी हुई नहीं है, फिर भी एक वेबसाइट है जो कि हमारी केंद्र की सरकार चलाती है, उसमें ये कहना है कि अभी वर्तमान में ना 593 से 718 डिस्ट्रिक्ट ज़िले हो चुके हैं, ऐसा इस वेबसाइट का कहना है। अब दूसरी बात ये है, ये जो ज़िलों की संख्या है वो इस कारण से भी बढ़ गई है ना, जब आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वो बटा था 2014 में, तो तेलंगाना में एट प्रेजेंट 33 डिस्ट्रिक्ट हैं और आंध्र प्रदेश में हैं 13 डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद वाली न्यूज़ हमें देखना है डीआरडीओ से रिलेटेड, तो डीआरडीओ का थोड़ा सा परिचय हो जाए। इसका एक सेंटेंस है जिसे हमें याद रखना है, बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका मतलब ये है कि बल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बल की उत्पत्ति होती है, बल की जो जड़ है वो क्या है? साइंस है। ऐसा इसका एक सेंटेंस है। मतलब शक्ति का स्रोत विज्ञान है, जो शांति और युद्ध में राष्ट्र को संचालित करता है, राष्ट्र की हेल्प करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना से। देखिए, डीआरडीओ का जो गठन है वो 1958 में किया गया था। हमारी भारत की जो सेना है उसमें पहले से ही कुछ कुछ संस्थाएं चलती थी, इंस्टीट्यूट चलते थे, जैसे कि TDES, DSO और DTDP। ये सभी को मिलाकर के हमारा बना था DRDO। उस टाइम में जब इसको बनाया गया था तो 10 यहाँ पर लेबोरेटरी थी, एक प्रकार से छोटा सा संगठन था। अब लेकिन वर्तमान टाइम में DRDO के पास 50 से भी अधिक लेबोरेटरीज़ का एक नेटवर्क है। अब हम बात करेंगे इसके बाद न्यूज़ की। कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ा था
जिसमें डीआरडीओ ने एक पाउडर का विकास किया था, ठीक है, जिसका प्रयोग ये लोग ड्रग्स को पानी में घोलते हैं, इसके बाद जो कोरोना के मरीज़ रहते हैं उसको ग्लूकोज के रूप में पिलाते हैं। इससे क्या होता है ना, जल्दी से वो लोग, उनकी जो रिपोर्ट है निगेटिव आती है, ऐसा इस ड्रग्स में दावा किया गया है। आज की न्यूज़ ये ऐसी है कि ड्रग्स जो बनाया है डीआरडीओ ने, उसको इमरजेंसी यूज़ के लिए लॉन्च कर दिया गया है। और अच्छी बात ये भी है कि ये जो ड्रग्स है ना, ये कोविड-19 के पेशेंट को ऑक्सीजन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने का काम करेगा, ठीक है। अब किसने किसने मिलकर के इस ड्रग को तैयार किया वो हमें देखना है। पहली तो डीआरडीओ है, दूसरा है डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी, जिसको डीआरएल हम कहा जाता है। इसका नाम हमें देखना है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकेज, जिसको शॉर्टकट में 2DGB कहा जाता है। आगे थोड़ा सा एवरेज में इसमें डाटा बताया गया है कि कम से भी कम 40% जो है डिपेंडेंसी है ना, उसको काबू में पा लेगा। जो कि ऑक्सीजन पर निर्भर है कोविड-19 के पेशेंट, तो 40% तो उनकी हेल्प करने वाला है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से हम एक न्यूज़ देखने वाले हैं। ईरान और इंडिया के रिलेशन से ये रिलेटेड है। देखिए, अमेरिका ना ईरान के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा चुका है। इसी के चलते चलते जो ठेका कहना चाहिए हमारे देश को मिलना था, अब वो उसको ईरान ने मना कर दिया है और अपने ही देश के कंपनी को वो टेंडर उसने दे दिया है। बात ये है कि इंडिया की जो एक कंपनी है, ठीक है, OVL, इसने यहाँ ये जो गैस फील्ड है इसको 2000 सन में डिस्कवर किया था और इसको डेवलप भी हमारी इंडिया की कंपनी ही करने वाली थी। लेकिन अब ईरान ने किसको दे दिया ये टेंडर? फारजेड B गैस फील्ड।